ईरान के सदर हसन रूहानी ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरानी तेल की बरामदात रोकने के लिए दबाव बढ़ाया तो ईरान खलीजी रास्ते के किसी भी मुल्क की तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरानी सदर रूहानी ने ईरानी टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली एक वीडियो तकरीर में कहा कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान अपना तेल फरोख्त कर रहा है और ईरान के तेल की फरोख्त जारी रहेगी। हसन रूहानी ने मजीद कहा कि अमेरिका में वो ताकत नहीं है कि ईरान के तेल की बरामदात को रोक सके। हसन रूहानी ने कहा कि जिस दिन ईरान कि तेल की बरामदात को रोकने की कोशिश की गई तो फिर खलीज फारस के रास्ते किसी का भी तेल गुजरने नहीं दिया जाएगा। हसन रूहानी ने मजीद कहा कि अमेरिका दुनिया के साथ ईरान के माशी रिश्ते तोड़ने में कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कभी भी ईरान के अवाम के साथ दोस्ती नहीं थी और ईरान कभी भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर भरोसा नहीं करता। इससे पहले अमेरिकी अहदेदारों ने कहा था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई असर रसूख के लिए ईरान के तेल की बरामदात घटा करके सिफर पर लाना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश राय जुड़ गए हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे। ईरान के इस बयान को, ईरान के इस रुख को कैसे देखा जाए प्रकाश जी? देखिए, एक तो ये तनाव तो बढ़ ही रहा है, ये तो स्थिति है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि जो इराक को नेचुरल गैस वगैरह की जो सप्लाई है ईरान की तरफ से, उसको अमेरिका ने फिलहाल रोकने से मना कर दिया, मतलब वो जारी रहेगी। दूसरी चीज की यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो कुछ मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ईरान के साथ अपना ट्रेड जो है कंटिन्यू रख सकें जी। तो अभी हमें इन चीजों को देखना होगा, क्योंकि यूरोप अभी इस खतरे को मोल नहीं ले सकता कि वो बिल्कुल ही ट्रंप के साथ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो कूद जाए ईरान वाले मामले में। तो मुझे लगता है कि अभी ये बयानबाजियां चलेंगी कुछ दिन, लेकिन ठोस जमीनी लेवल पे इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अभी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आती हैं, ईरान का रुख जो है और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ेगा। और क्या ये एक खास प्लानिंग के तहत, एक हिकमत अमली के तहत, रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, ईरान की जो तलखी है उसका बिल्कुल कारण है, उसकी वजह है, क्योंकि ईरान पे दबाव बढ़ा है। सैंक्शन से उसे परेशानियां तो हो ही रही हैं, और ज्यादा परेशानी ना हो, ये चीज ज्यादा बढ़े नहीं, तो निश्चित रूप से वो भी धमकी, चेतावनी दे रहा है, और वो जस्टिफाइड भी है। मिसाइल वाली बात भी पीछे आई है कि हम मिसाइल भी टेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन को, यूरोप के कंट्रीज को जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ अपने बिजनेस को बंद करें, ट्रेड को बंद करें जी, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बार्गेनिंग टूल के रूप में चीजें चल रही हैं। वो दबाव डालेंगे यूरोप पे, ईरानी प्रेसिडेंट, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात कहेगी, और चीजें कुछ दिन ऐसे ही टल जाएंगी। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी ईरान को लेके, मिडिल ईस्ट को लेके ऑलरेडी बहुत कुछ टेंशन तो है ही है, बना ही हुआ है। तभी तो ये चीजें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की कि वो न्यूक्लियर डील से बाहर आए और सैंक्शंस उन्होंने लगाया जी। लेकिन ये टेंशन जो है इमीडिएट किसी और लेवल पे एक्सकेलेट करेगा, किसी और लेवल पे बढ़ेगा, ये अभी हम जल्दी में नहीं कह सकते। मतलब उसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, क्योंकि देखिए इंडिया को भी थोड़ा सा वेवर मिला है, इराक को वेवर मिला है, यूरोपियन यूनियन कुछ और मैकेनिज्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए अभी रास्ते बचे हुए हैं, बने हुए हैं जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये एक इनका रूटीन है जो एक दूसरे को इस तरह से, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी होती रहती है, और तेल को लेकर के बाकी मुल्कों को अभी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। जी जी, मेरा कहने का यही मतलब है। लेकिन आप ना हमें यूरोपियन यूनियन के रुख पे थोड़ा सा काफी कुछ डिपेंड करेगा, तो थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यूरोप अपना क्या डिसाइड करता है जी। लेकिन जिस तरह से फारस की खाड़ी में, खास से खलीज फारस में जो रास्ता है, उस पर रोक लगाने का ईरान हमेशा धमकी देता है, और वो साफ तौर पर कहता है कि अगर
उनके साथ जाती हुई तो फिर वो अपना एक्शन लेंगे और किसी का भी तेल जाने नहीं देंगे। अगर हम देखें तो ये क्या जमीनी तौर पर ये मुमकिन है, क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है कैसा? देखिए, मुमकिन तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा, क्या क्या नहीं हो गया वहां पे तारीख में। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो स्थिति, वो हालत तभी पैदा होगी जब अमेरिका और जो मिडिल ईस्ट में जो उसके एलाइज हैं, पर्टिकुलरली सऊदी अरब और इजराइल, अगर ये तीनों देश अगर ईरान की गर्दन पर ही चढ़ बैठे तभी वो स्थिति आएगी। और अगर उस रास्ते को, स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश ईरान ने की तो उसका एक ही नतीजा होगा, वो जंग होगा। जी, एक ही नतीजा होगा, वो जंग होगा। फिलहाल हालांकि अभी इसके कोई बहुत बड़े इम्कानात नहीं है ना, अभी जल्दी में, मतलब मैं कम से कम एक साल में कुछ बदलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया इस मौजू पर बात करने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए। तो प्रकाश राय साहब हमारे साथ है। प्रकाश की राय इस वक्त जो ईरान की एक बार फिर जो धमकी है उसके बारे में अपनी राय रख रहे थे। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक से पुरजोर मुतालबा किया कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे पर तेहरान पर सख्त पाबंदियां आयद करे। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और नए मिसाइलों की तैयारी को आलमी सलामती के लिए एक संजीदा खतरा करार दिया है। यूरोपीय यूनियन में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ब्रेन हॉक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद यह बयान दिया है। अमेरिका ईरान के मिसाइल तजुर्बे को सलामती काउंसिल की करारदाद 231 की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। To see the European Union pass sanctions that would designate the people and the organizations that are facilitating Iran's missile testing and missile proliferation, both activities of which are in defiance of the UN Security Council. और तुर्की के एक वकील ने मुतालबा किया है कि सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को लेकर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी 2 सऊदी शहरियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। इस्तांबुल में चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में अहमद अल असीरी और सऊद अल कहतानी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के मुतालबे को लेकर मंगल को अपील दायर की गई थी। दरअसल ये अदालत में पेश दस्तावेजों में उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी खाशोगी के कत्ल के कलीदी साजिश करने वालों में शामिल बताया गया था और गैर मुल्की मेहमानों के साथ मोहम्मद बिन सलमान की अकेले में होने वाली मीटिंगों में अक्सर वो मौजूद रहते हैं, जबकि कहतानी उनके अहम मुशीर हैं। सऊदी अरब के ये मान लेने के बाद कि खाशोगी का कत्ल किया गया है, दोनों बर्खास्त किए जा चुके हैं। तुर्की के मुताबिक खाशोगी का कत्ल करने के लिए 15 रुकनी सऊदी टीम इस्तांबुल भेजी गई थी। तुर्की ने सऊदी से इस मामले में शफाफ जांच में ताउन करने का मुतालबा किया है। साथ ही तुर्की ने भी ये इंतबाह दिया है कि अगर सऊदी तफ्तीश में मदद नहीं करता है तो वह आलमी तफ्तीश के लिए भी कदम उठा सकते हैं। अभी तक हम सब्र के साथ सऊदी अरब में जारी तफ्तीश की जानकारी की अपील कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। सऊदी अरब हमेशा हमसे जानकारी मांगता रहा, हम हमेशा जानकारी शेयर करते भी रहे, लेकिन सऊदी अरब को भी हमारे और आलमी कम्युनिटी के साथ शफाफ होने की जरूरत थी। उन्हें हमारे साथ जांच की जानकारी शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन हमें कुछ तनाज़े वाले बयान देखने को मिले। जमाल खशोगी की लाश अभी तक नहीं मिली है, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हमारी जानिब से गहराई से तफ्तीश की जा रही है। हम इस जांच के आखिर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परेशानियां बीच बीच में आती रहीं तो हमें आलमी तफ्तीश के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। शौकत भारती साहब, जिस तरह से तुर्की के एक वकील ने मुतालबा किया कि सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को लेकर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी 2 सऊदी शहरों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए, इस मुतालबे को, इस बात को किस तरह से आप देखते हैं और क्या इस पर रुख हो सकता है सऊदी अरब का? देखिए, इस मसले पर पूरी दुनिया में बेचैनी है जी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इस मसले पर शुरू से झूठ बोला। पहले तो ये कहा कि हमारे लोग गए थे, उनसे कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, लड़ाई के दरमियान ये हो गया है। फिर ये पता चला कि उनको जो है टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। अब पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है, जो ऑडियो मिला है, जो रिकॉर्ड्स है, जो CIA ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस सब में साबित हो गया है कि ये जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल करवाया गया है, ये मोहम्मद बिन सलमान के जरिए कत्ल कराया गया है। अब उसके बाद दुनिया की जो खामोशी है और जिस तरह से विजिट कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, और उनको बहुत से कंट्री के लोग जो वेलकम कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड में काफी बेचैनी है
तो मजबूरन ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि ये क्राइम कहीं और नहीं हुआ है, ये क्राइम हुआ है टर्की में। जी। तो टर्की की क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पर लगी है कि उनका कंट्री, उनके कंट्री के अंदर एक इतने बड़े जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया गया, तो मतलब सीधे सीधे टर्की के कानून का मजाक उड़ा दिया गया। तो इसका मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान जो चाहेंगे वहां करेंगे, उर्दुगान की वहां पर कोई पोजीशन नहीं है और उर्दुगान भी मजबूर है। तो अब पब्लिक जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये यही नहीं चल रहा है कि टर्की के अंदर वर्ल्ड का एक ये मतलब एक वेव जब बन रही है कि ये ना भी जाएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत सी एजेंसी जाएंगी, क्योंकि ये कत्ल जो है इसको जिस तरह से किया गया है, ये इससे बड़े शर्म की बातचीत नहीं। और उसके बाद वो फख्र से मोहम्मद बिन सलमान जो है सर उठा के घूम रहे हैं कि हाँ हमने करवाया कत्ल, तो दुनिया में लाकानूनियत फैल जाएगी अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है शौकत भारती साहब कि ये पूरा मामला इतनी आसानी से कानूनी तौर पर और इतने साफ शफाफ तरीके से हल हो जाएगा, जिसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व हो? अमेरिका कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट कर रहा है और शाह को तो अमेरिका पूरा सपोर्ट दे रहा है, साफ तौर पर कहना है कि इसमें उनके हम मुब्तला होने को सही नहीं मानते, हमारा ताउन के साथ बना रहेगा। तो उसके बाद तुर्की के या कुछ और मुल्कों के कह लेने से क्या कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या? देखिए, फर्क तो नहीं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जो है भी कोई फैसला। अभी बहुत से फैसले जो हैं अमेरिका के खिलाफ हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में। अब ये जी इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जब सऊदी, देखिए अमेरिका की मजबूरी क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी है कि इसराइल को शेल्टर जो मिल रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से मिल रहा है। दूसरी बात जो है, वो जो तेल निकाल रहे हैं अमेरिकन, उसके अंदर की जो पार्टनरशिप है उसमें उनका पूरा पूरा शेयर है। तीसरी बात यह है कि इनको ब्लैकमेल करके ये अपने आर्म्स के कारोबार को बिल्कुल पीक के ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो ऐसे हालात बने हुए हैं, तो इसमें तो सिर्फ ये कमाई का जरिया इन्होंने बना रखा है। ये क्या नाम है, ट्रम्प भी जानते हैं कि सबसे बड़ा क्राइम हुआ है, नेतन्याहू भी जानते हैं कि क्राइम हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ये मामला आज जाए या कल जाएगा और जाने के बाद फैसला भी होगा। भले से वो फैसला इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन दुनिया में ये बात कही जाएगी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में एक फैसला हुआ और दुनिया इतनी मजबूर हो गई अमेरिका के आगे कि उस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करा सकी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है और कहीं ना कहीं ये जस्टिस आगे मिलेगा, ये आपका यकीदा है और कहीं ना कहीं आवाज बुलंद होगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत भारती साहब इस खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। यमन में सरगर्म हौसी बागियों का एक वफ्द खुसूसी तैयारे से सना से स्वीडन पहुंच गया, जहां पर वो यमन में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए यमनी हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। यमनी हुकूमत के अहदेदार भी आज इस मुज़ाकरात में शरीक होने के लिए स्वीडन पहुंच रहे हैं और दोनों फरीक़ैन के दरमियान 2016 के बाद ये पहली अमन बातचीत होगी। इसके आगाज की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। यमनी हुकूमत ने पहले ही अमन मुज़ाकरात में शिरकत का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसने शर्त आयद की थी कि हौसियों का वफ्द स्वीडन आने के बाद ही उसका वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रवाना होगा। इस्राएली फौज की तरफ से एक वीडियो फुटेज जारी किया गया, जिसमें कि लेबनान की सरहद पर मौजूद सुरंग में इस्राएली रोबोट फौज को हिजबुल्लाह के जंगजुओं पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस्राएली फौज की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ रोबोट फौज का यह पहला मौका है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर कहा कि इस्राएल की रोबोट फौज अपनी सरहद के अंदर हिजबुल्लाह के जरिए खोदी गई सुरंगों में मुतय्यन की गई है और इस तरह की तमाम सुरंगों का अंजाम वही होगा जो दहशतगर्दों के ठिकानों का होता रहा है। इसके अलावा इस्राएली सरहदों में खोदी गई सुरंगों को तबाह करने के लिए भी इस्राएली फौज की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस्राएली फौज का कहना है कि इस तरह की सुरंगें इस्राएली शहरियों के लिए खतरा हैं और ये इस्राएली सियासी जो की वजह से खिलाफ वर्जी इसकी हो रही है। और इस्राएली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से की जाने वाली इस तरह की खिलाफ वर्जियों का को मुत्तहिदा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज एक तरह से करना है।
वहीं इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह मिलिशिया के जरिए खोदी गई सुरंगें दहशतगर्दों को इसराइल में दाखिल करने के लिए खोदी जा रही हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि सरकार ने सरहद पर मौजूद इन सुरंगों के बारे में चंद रोज पहले ही फैसला किया था और मंगल को इस पर अमल दरामद किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत होगी हिजबुल्लाह की सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों इस्राएली फौज ने दावा किया था कि लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की खोदी गई सुरंगों की निशानदेही की गई है। इस्राएली फौज का कहना है कि सरहद पर हिजबुल्लाह की सुरंगों के लिए लेबनान की हुकूमत जिम्मेदार है और यह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701 की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क शाम की खातून अव्वल अस्मा अल असद ने दमिश्क यूनिवर्सिटी की तकरीब असनाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद शाम में माजूरों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने किया था। इस तकरीब में अस्मा असद ने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और तकरीब में मौजूद माजूर बच्चों से बातचीत की। इन माजूर बच्चों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद करने वाली ये तंजीम उनकी बाज़ाबादकारी के लिए काम करती है। आपको बता दें कि शाम के सदर बशर अल असद की बीवी अस्मा की पैदाइश बरतानिया में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन के घर पर हुई थी। अस्मा अपने करियर की शुरुआत में एक सरमायाकार बैंक में मुलाजिम थी और अस्मा की शादी बशर अल असद से साल 2000 में हुई और रवां साल अगस्त में उन्हें कैंसर की पहली स्टेज में मुब्तला बताया गया था। अस्मा का इलाज शुरू हुआ जिसके बाद वो कैंसर की बीमारी से लड़ने में कामयाब रही। और मुल्क शाम में 6 साल पहले अगवा किए गए सहाफ़ी के वालिदैन ने अमेरिका और शामी हुकूमत से अपील की है कि वो उनके बेटे को तलाश करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। उन्होंने शाम के वीज़ा के लिए भी दरख्वास्त दी है ताकि वहां आकर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए काम कर सकें। 31 बरस के अमेरिकी सहाफ़ी ऑस्टिन टिस को दमिश्क में उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो रिपोर्टिंग के एक चेक पॉइंट पर गए हुए थे। इसके बाद अगवाकारों के जरिए एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें ऑस्टिन को मुसल्लह अफराद के साथ अगवा किए हुए दिखाया गया था। इसके बाद से किसी ने ऑस्टिन की कोई खबर किसी को नहीं मिली। हालांकि अमेरिकी इंतजामिया और ऑस्टिन के वालिदैन को उम्मीद है कि वो जिंदा हैं। ऑस्टिन के वालिदैन 8वीं बार शाम की राजधानी बैरूत जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया उनके बेटे को तलाश करने में उनकी मदद करेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने ऑस्टिन टिस के बारे में मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का ऐलान कर रखा है। Because Austin is an American and because he's detained in Syria, we urge both the United States government and the Syrian government to work together to resolve this humanitarian effort. That's one of the continuous requests that we make of the United States government, that they make direct contact with their peers in the Syrian government. And that never occurred during the Obama administration. We're very encouraged under this new administration. Austin did not disappear into thin air. He was detained at a checkpoint. There must have been witnesses. Through these long years, we have periodically been told by reliable sources that Austin is alive and being properly cared for. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आलमी इदारों में इस्लाह करने पर जोर दिया है। बल्सिस में जर्मनी खासतौर से मार्शल फंड की तकरीब में खिताब करते हुए पोम्पियो ने आलमी निज़ाम के मौसर होने की हद पे तनकीद बताया। उन्होंने कहा कि सर्द जंग के खात्मे के बाद लिबरल निज़ाम को नकारा बना दिया गया जिसका सभी को काफ़ी नुकसान हुआ। पोम्पियो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, आलमी बैंक जैसी तंजीमों को इस्लाह की ज़रूरत है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन, ईरान, रूस और दीगर ममालिक ने मुआहदों और कसीर मुल्की समझौतों की खिलाफ वर्जी की लेकिन अमेरिका अब मजीद कानून शिकनी कबूल नहीं करेगा। पोम्पियो ने गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान दुनिया के मामलात खराब होने का जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय क़यादत के फुक़दान को करार दिया है। And so it won't come to a surprise to anyone what the United States is thinking, how we're approaching it, and we will look for their assistance, their help, their inputs in how to develop a security architecture, an architecture that actually delivers. I mean, we just to be clear, we had a treaty that had 2 parties, only one of which was compliant. That's not an agreement. That's just self-restraint. And it strategically no longer made sense to remain in that position, and we'll develop our course forward. I don't want to say much about what the United States policy is going to be because there are lots of folks still to talk to, and I will also leave to the Department of Defense the nature and work that they're doing on systems that will ultimately
potentially be non-compliant. It's up to Russia now to preserve the INF Treaty. They have a last chance to show and demonstrate in a verifiable way that they comply with the treaty, but we also have to prepare for a world without the treaty. And that's exactly what we now do. We state that Russia is violating the treaty. We call on them to come back into full compliance with the treaty, but we also start to prepare for the fact that this treaty may break down. अमेरिका के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलील ज़ादा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा से जारी बयान में बताया गया है कि अमेरिकी एलची ज़ल्म खलील ज़ादा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान अमेरिका से ताउन करे। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के सफारती सेक्रेटरी और दिफाई हुक्काम ने खास शिरकत की। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी इस वफ्द को यकीन दहानी करा रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। आपको बता दें कि खलील ज़ादा ऐसे वक्त में पाकिस्तान दौरे पर हैं जब एक दिन कबल पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के नाम एक खत लिखा है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।